नमस्ते बच्चों, मेरा नाम है डॉक्टर वैभव अवस्थी एंड वी आर बैक विथ अवर अमेजिंग सब्जेक्ट दैट इज बायोलॉजी। आज के इस बायोलॉजी क्लास में वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल यानी आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे कि एक तरह का कंपटीशन है जहां विनर जो है ना, विनर को जेनेटिक मटेरियल का टाइटल घोषित किया जाएगा, उसको ये टाइटल दिया जाएगा। और इस कंपटीशन में तीन जन आपस में कॉम्पीट करने वाले हैं। एक है डीएनए, एक है आरएनए और एक है प्रोटीन। ये तीनों भी चाहते हैं कि भाई हम जेनेटिक मटेरियल कहलाएं, हम जेनेटिक मटेरियल होना चाहिए। डीएनए बोलता है मैं जेनेटिक मटेरियल होना चाहिए हूं, आरएनए बोलता हूं मैं जेनेटिक मटेरियल होना चाहिए और प्रोटीन बोलता है कि मैं जेनेटिक मटेरियल होना चाहिए। तो आइए बच्चों, हम देखते हैं कि इन तीनों में से कौन जेनेटिक मटेरियल की भूमिका को अच्छे से निभा सकता है। अब पहले हम शुरू करेंगे एक छोटे से एमसीक्यू के साथ। टोबैको मोसैक वायरस और क्यूबी बैक्टीरियोफेज। टोबैको मोसैक वायरस और क्यूबी बैक्टीरियोफेज, इन दोनों में आरएनए इज द मेन जेनेटिक मटेरियल। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आएगा। द जेनेटिक मटेरियल इन टोबैको मोसैक वायरस एंड क्यूबी बैक्टीरियोफेज। चलो तुमको एक एक्स्ट्रा काम भी दे देता हूं। ओके, क्यूबी का क्या फुल फॉर्म है तुम ढूंढो और कमेंट सेक्शन में डाल दो बेटा। ओके, इन दोनों में मेन जेनेटिक मटेरियल आरएनए है। बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स में मेन जेनेटिक मटेरियल होता है डीएनए। अब जेनेटिक मटेरियल वो होता है जो ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन तय करता है। अब जेनेटिक मटेरियल होने के लिए क्या क्या खूबी होनी चाहिए? नंबर वन, अब इसके लिए शॉर्टकट याद रखो, रसम। रसम फॉर मैरिज। किसका मैरिज? मेंडल का। मेंडल का शादी है, उसमें कुछ रसम है। अगर आप रसम निभाओगे अच्छे से तो भाई आप जेनेटिक मटेरियल कहलाओगे। अगर आप रसम नहीं निभाओगे तो आप जेनेटिक मटेरियल नहीं कहलाओगे। अब रसम के हिसाब से ये तुमको ना एग्जाम में मल्टीपल चॉइस में आ सकता है बेटा कि जेनेटिक मटेरियल होने के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो नंबर वन, जेनेटिक मटेरियल कहलाने के लिए जो भी सब्सटेंस है ना, दैट सब्सटेंस शुड बी एबल टू सेल्फ रेप्लिकेट। यानी वो सब्सटेंस खुद ब खुद रेप्लिकेट होना चाहिए, खुद ब खुद अपना एक्स्ट्रा डुप्लीकेट कॉपी बनाना चाहिए। जेनेटिक मटेरियल कहलाने का पहला नियम हो कि जो भी सब्सटेंस जेनेटिक मटेरियल कहलाएगा ना, उसके पास ये खूबी होनी चाहिए कि भाई वो खुद का एक्स्ट्रा कॉपी खुद बना सके। नेक्स्ट, दैट सब्सटेंस शुड बी स्टेबल। उसमें स्टेबिलिटी रहना चाहिए। ओके, किसी भी तरह का केमिकल रिएक्शन और टेम्परेचर और बाकी के कंडीशंस में वो इतना आसानी से टूटना नहीं चाहिए, उसमें स्टेबिलिटी रहनी चाहिए। और तीसरी बात, इट शुड हैव स्कोप फॉर स्लो चेंजेस, जिसको हम बोलेंगे म्यूटेशन। स्लो चेंजेस कॉल्ड एज म्यूटेशन विच इज नेसेसरी फॉर एवोल्यूशन। अब हम यहां यही तो पकड़ रहे रसम में, आर एस एम। कोई भी सब्सटेंस जेनेटिक मटेरियल कहलाने के लिए भाई पहली बात तो खुद ब खुद वो अपना डुप्लीकेट कॉपी बनाना चाहिए। ओके, वो बहुत ही ज्यादा सुखी होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए। और तीसरी बात, वो खुद में धीमे धीमे बदलाव ला ला के, म्यूटेशन ला ला के प्राणी का विकास, प्राणी को विकसित करना चाहिए, इवॉल्व करना चाहिए। सो ये तीन मेन क्राइटेरिया है। अब जेनेटिक मटेरियल के तौर पे एक एक क्राइटेरिया देखते हैं। जैसे क्राइटेरिया नंबर वन, अगर हम रेप्लिकेशन की बात करें, सो रेप्लिकेशन में कैसा है कि भाई डीएनए खुद ब खुद रेप्लिकेट कर सकता है खुद को, आरएनए खुद को रेप्लिकेट कर सकता है,
बट प्रोटीन्स खुद को सेल्फ रेप्लिकेट नहीं कर सकता है, इसीलिए पहले क्राइटेरिया से ही प्रोटीन इस कंपटीशन से बाहर हो गया। अब या तो विजेता डीएनए होगा या तो विजेता आरएनए होगा। अंत तक देखिए, बहुत ही मस्त वाला पार्ट है बेटा। सो ईदर डीएनए विल बी द जेनेटिक मटेरियल और आरएनए विल बी द जेनेटिक मटेरियल। नाउ देयर विल बी टफ बैटल, सो वी विल हैव टू कंसीडर रिमेनिंग पॉइंट्स। लेट्स से पॉइंट नंबर 2 वी विल कंसीडर, दैट इज स्टेबिलिटी। अब स्टेबिलिटी में द स्टेबिलिटी ऑफ डीएनए was evident from Griffith's experiment. ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट में हमने क्या देखा था कि ग्रिफिथ ने जब बैक्टीरिया को गर्म किया, जब उसने एस वेराइटी ऑफ बैक्टीरिया को गर्म किया तो बैक्टीरिया नष्ट हो गया, बट उसके अंदर का जेनेटिक मटेरियल, उसके अंदर जो भी डीएनए था वो नहीं नष्ट हो पाया। सो द डीएनए स्टेबिलिटी वाज एविडेंट फ्रॉम ग्रिफिथ्स एक्सपेरिमेंट, वेयर वी हैव सीन दैट हीट that destroyed the bacteria could not affect DNA। अब दूसरा भी एक पॉइंट याद रखो, डीएनए के दोनों स्ट्रैंड आपस में लिपटे होते हैं, बट इसमें अगर मैंने हद से ज्यादा हीट दे दिया ना तो भाई ये दोनों स्ट्रैंड छुट्टा छुट्टा हो जाएंगे, एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। ओके, सो यहां हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, डीएनए व्हेन हीटेड एट वेरी हाई टेम्परेचर undergoes सेपरेशन ऑफ स्ट्रैंड। इसके दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। एंड these strands come together, ये वापस एक दूसरे को लिपट जाएंगे जैसे ही हालात वापस से अच्छे हो जाएंगे। So these strands come together when appropriate conditions prevail। डीएनए के दो स्ट्रैंड ना ये हीरो हीरोइन जैसा है, जो आपस में एक दूसरे से प्रेम करता है, एक दूसरे के करीब है, लिपटा हुआ है। बट कैसा है ना कि समाज का गर्मा गर्मी में इनको अलग कर दिया गया, बट जैसे ही हालात एकदम वापस से सुधर जाएंगे, वापस एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। देखो, प्यार करने वालों को दुनिया नष्ट नहीं कर सकती। प्यार में मत चले जाओ, पढ़ाई पे ध्यान दो। ये जेनेटिक लव स्टोरी है, अवस्थी सर का अंदाज है पढ़ाने का, याद रखना। ओके, सो डीएनए कैसे ना वापस आ जाता है एक दूसरे के पास। अच्छा, डीएनए की स्टेबिलिटी का एक और कमाल का पॉइंट है कि डीएनए के पास थाइमिन होता है जो आरएनए में नहीं होता है। सो प्रेजेंस ऑफ थाइमिन ऑफर्स एडिशनल स्टेबिलिटी टू डीएनए। सो डीएनए स्टेबल है, उसका इतना सारा पॉइंट हमारे पास है। अब इस मामले में आरएनए की क्या कहानी है? सो आरएनए में बुरी बात यह है कि उसके पास जो सेकेंड कार्बन पे जो OH ग्रुप है ना, वो अपने आप में बहुत ही रिएक्टिव ग्रुप है, और ये रिएक्टिव ग्रुप होने की वजह से आरएनए बिकम्स लेबाइल, यानी बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव है, वो इतना ज्यादा स्टेबल नहीं रह पाता। और तो और आरएनए के पास जो यूरासिल है,
उस यूरासिल की वजह से भी आरएनए का स्टेबिलिटी कम है. सो आरएनए इज लेस स्टेबल एज कंपेयर टू डीएनए. ये समझे बच्चों? स्क्रीनशॉट ले लो इसका. लिया? चलो अब इतना मिटा देते हैं. सो देखो इस वाले पॉइंट के अनुसार डीएनए आगे चल रहा है इस पूरे कंपटीशन में. अब तीसरे पॉइंट को मद्देनजर रखते हुए देखते हैं कि भाई कौन जेनेटिक मटेरियल का खिताब जीतता है. अब तीसरा पॉइंट किससे संबंधित था? म्यूटेशन से. तो म्यूटेशन वाला पॉइंट बोलता है बोथ डीएनए एंड आरएनए कैन अंडरगो म्यूटेशन. डीएनए और आरएनए दोनों भी म्यूटेशन कर सकते हैं. ओके, उनमें स्लो एंड स्टेडी जेनेटिक चेंजेस आता है. बट इसमें से आरएनए बीइंग अनस्टेबल, आरएनए अनस्टेबल है, इसीलिए जल्दी जल्दी फटाफट म्यूटेट करता है. हेंस म्यूटेट्स एट फास्टर रेट. और तो और वो वायरस जिसके पास आरएनए है और उसकी उम्र छोटी है, उसका लाइफ स्पैन, लाइफ साइकिल छोटा है, उसमें म्यूटेशन बहुत तेजी से होता है. अंडरगोज वेरी रैपिड म्यूटेशन. इसलिए बच्चों ये जो बीमारी फैली है कोविड, दैट इज कोरोना वायरस. ओके, अब वायरस ये सब में कैसा होता है ना, क्योंकि वायरस का एक तो साइज भी बहुत छोटा होता है और इन वायरस के अंदर जो भी जेनेटिक मटेरियल है, खास करके उनका जो आरएनए वाला पार्ट होता है ना, ये आरएनए वाला पार्ट फटाफट म्यूटेशन करता है. तो जैसे हम दवाई एक वायरस के खिलाफ बनाते हैं तो उसका जेनेटिक मटेरियल बदल चुका होता है और दूसरे नए विकसित वायरस के फॉर्म में हमारे सामने प्रकट हो जाता है. फिर हमको उसके खिलाफ दवाई बनानी होती है और इसका म्यूटेशन बहुत जल्दी जल्दी होता है. ये कैसे हो गया? जैसे समझो फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे मोबाइल में व्हाट्सएप जो है, ठीक है, हर कुछ महीनों के बाद अपडेट मांगता है. गणपति बापा, चौक डस्ट एलर्जी. ओके, बट हम रुकेंगे नहीं. अवस्थी सर फिर भी आपको पढ़ाते रहेंगे, आप बराबर नोट्स बनाते जाओ और यो बायो का मजा लेते जाओ. सुनो बच्चों ध्यान से, जिस तरह से व्हाट्सएप है ना सॉफ्टवेयर अपडेट मांगता है, तो हम उसको जब अपडेट कर देते हैं तो व्हाट्सएप बेहतर हो जाता है. अब वो नए व्हाट्सएप में क्या वो सारे फीचर्स रहेंगे जो पुराने व्हाट्सएप में थे? हाँ, बट उसमें कुछ नया फीचर भी रहेगा ना. सो हम बोलेंगे व्हाट्सएप बदल गया, यानी व्हाट्सएप इवॉल्व हो गया, व्हाट्सएप म्यूटेट हो गया. पुराने जमाने का जो टेलीविजन था, इतना मोटा जौड़िया पाड़िया टेलीविजन, अब एकदम पतला टीवी, दीवार में चिपक जाता है पच से. तो टेलीविजन म्यूटेशन हो रहा है उसका, उसमें भी चेंजेस आ रहे हैं. वैसे वो वायरस है ना जिनके पास आरएनए होता है, जिसका लाइफ स्पैन बहुत कम होता है, उसमें बहुत रैपिड म्यूटेशन होता है, इतना याद रखना है. नेक्स्ट, आरएनए कंट्रोल्स प्रोटीन सिंथेसिस. आरएनए का मेन काम है प्रोटीन सिंथेसिस संभालना. ओके, इसीलिए DNA also depends on RNA. DNA खुद RNA पर निर्भर है. कौन से काम के लिए? प्रोटीन सिंथेसिस के लिए. सुनते जाओ ध्यान से. Hence, the machinery of protein synthesis revolves around RNA. अब ऐसा सब लैंग्वेज तुमको
टेक्स्ट बुक में मिलेगा। इसका सिंपल सा मीनिंग ये है कि प्रोटीन बनाने का काम, प्रोटीन फॉर्मेशन का काम किसका है? आरएनए का है। डीएनए खुद प्रोटीन सिंथेसिस के लिए आरएनए पर निर्भर होता है बेटा। इसीलिए प्रोटीन सिंथेसिस का मेन कामकाज, उसका वर्किंग, उसका मशीनरी, उसका प्रोसेस ओके आरएनए के इर्द गिर्द ही घूमता है, यानी आरएनए ही ये काम संभालता है, डीएनए ये काम नहीं संभालता है। अब लास्ट पॉइंट, सारे पॉइंट को नजर में रखते हुए, हेंस डीएनए जो कि सेल्फ रेप्लिकेट हो सकता है, जो कि हद से ज्यादा स्टेबल है और जो कि खुद ब खुद म्यूटेट हो सकता है, इसमें ये सारी क्वालिटीज है ओके। इसीलिए डीएनए इज कंसिडर्ड एज ए जेनेटिक मटेरियल फॉर स्टोरेज of genetic information. Whereas RNA is important for transmission of कैरेक्टर्स। सो कैरेक्टर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन स्टोरेज के लिए मेन जेनेटिक मटेरियल किसको घोषित किया गया? डीएनए। बट उस मटेरियल को, उस कैरेक्टर को एक्सप्रेस कैसे करना है, ट्रांसमिट कैसे करना है, वो कामकाज किसका है? आरएनए। सो सवाल ये उठता है फाइनली विजेता कौन है? सो मेन विजेता कौन है? डीएनए। सो डीएनए इज द मेन जेनेटिक मटेरियल। ओके चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। लिए ओके। सो ये था हमारा आज का लेक्चर, जहां हमने बात किया कि प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल, यानी इस कंपटीशन में डीएनए, प्रोटीन्स और आरएनए तीनों ने पार्टिसिपेट किया था। प्रोटीन तो पहले में ही निकल गया क्योंकि प्रोटीन सेल्फ रेप्लिकेट नहीं हो पाता है। आरएनए क्यों हार गया? क्योंकि आरएनए ज्यादा स्टेबल नहीं है। आरएनए में जो सेकंड कार्बन पे, राइबोस शुगर के सेकंड कार्बन पे जो OH ग्रुप है बहुत रिएक्टिव है, उसकी वजह से आरएनए लेबाइल हो जाता है, सेंसिटिव हो जाता है, नाजुक हो जाता है, बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल हो जाता है। और तो और आरएनए में यूरासिल है। वहीं डीएनए के पास कैसा थाइमिन है, जिसके वजह से ज्यादा स्टेबिलिटी रहती है, उसके दोनों स्ट्रैंड्स में बेस पेयरिंग है, सेपरेट हो जाते हैं, बट जैसी कंडीशन वापस से फेवरेबल हो जाता है, ये वापस से एक दूसरे के नजदीक आके लिपट जाते हैं बेटा। तो डीएनए जेनेटिक मटेरियल क्यों घोषित किया गया? क्योंकि डीएनए ने जेनेटिक मटेरियल बनने की सारी रस्म निभाई है और हमने भी बायो को बायो बनाने की कसम खाई है। सो बच्चों ये था हमारा आज का लेक्चर। आप इसी तरह से इस चैनल को बहुत सारा प्यार दीजिएगा और जिस तरह से आप अपने दोस्तों को बता रहे हैं इस चैनल के बारे में, मुझे बड़ा ही अच्छा लग रहा है। ओके धीमे धीमे हम लोग एक दिन इस बायो के ब्रांडिंग को पूरे नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे उतारने की कोशिश करेंगे। आने वाले टाइम में मैं जरूर तुम्हारे लिए और भी कुछ बड़ा लेके आऊंगा इन टर्म्स ऑफ मेडिकल लेक्चर्स, और फिर शायद हम इसको इंटरनेशनल लेवल पर भी लेके जाएंगे, जहां पे आई एम गोइंग टू कन्वे लेक्चर्स ओनली इन इंग्लिश एंड वी आर गोइंग टू मेक मेडिकल नॉलेज एब्सोल्युटली इजी and absolutely available to everybody in this universe, and we will make the universe feel the impact that bio is not bio, it is yo-yo bio, and we will make the universe feel the impact that there is a person in a great country called as India who is representing biology and human health and medicine at an extremely high level। और इसके लिए मुझे तुम्हारा साथ का काफी ज्यादा सपोर्ट लगेगा बेटा, तो तुम्हारा साथ रखना। ओके इसी तरह से तुम मन लगा के पढ़ते रहो और यस इसका नोट्स बनाओ बेटा, और मुझे ये नोट्स तुम टेलीग्राम चैनल पे या तो इंस्टाग्राम पर भी भेज सकते हो। यो बायो डाल दो, तुमको तुम्हारे अवस्थी सर मिल जाएंगे। ठीक है, तब तक मन लगा के पढ़ते रहिए। रीड बायो, ब्लीड बायो, यो बायो। शुक्रिया।